जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस तरीके से हम लोगों ने कल बायोलॉजी की एक क्लास ली थी, उसी तरीके से हम लोग आज एक केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं। आपके जो एग्ज़ाम होना है 16 जुलाई को 1 दारोगा का, उसके लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जो ये आज की क्लास होगी केमिस्ट्री की, ये काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी इस क्लास के लिए तैयार रहना और अपने पास अपनी नोटबुक और अपना पेन जरूर लेना। और ऐसे लोग इस वीडियोस के अंदर मत ही आना कि थोड़ा आप लोगों ने देखा और चल दिए। ठीक है, इस वीडियोस को देखने के लिए वही लोग आना जिनके अंदर जुनून हो और 3.5 घंटे तक वो एक जगह पर बैठ सके। क्लियर है? मेरी बातों को अन्यथा ना लेना। मैं सिर्फ आप लोगों के अंदर उस जुनून को जगाना चाहता हूं जो दरअसल एक विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में इस 1 दारोगा की जो ये सीरीज है, हम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए केमिस्ट्री। ठीक है, जो सब्जेक्ट हमने पढ़ना है तो थोड़ा सा हम उसका जो बैकग्राउंड है उसको समझ लेते हैं। आखिरकार ये केमिस्ट्री होता क्या है? ठीक है, केमिस्ट्री होती क्या है? हिंदी में बोले तो इसको क्या बोला जाता है? रसायन शास्त्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रसायन शास्त्र बोला जाता है। क्लियर है? आपसे पूछेगा कोई कि जो ये केमिस्ट्री है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, तो आपको सिंपल सी एक बात पता होनी चाहिए। मिस्र देश का नाम आपने सुना होगा, जिसकी राजधानी कायरा है, यानी कि इजिप्ट इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, मिस्र। क्लियर है? मिस्र भाषा का एक शब्द है जिसको बोला जाता है कीमिया। क्या बोला जाता है? कीमिया। इसी कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री शब्द की। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब जो ये कीमिया शब्द है, आपसे पूछ लेता है कि इस कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जो मिस्र है वहीं से केमिस्ट्री की उत्पत्ति को माना जाता है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब जो अगला प्रश्न है, जो अगला कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते क्या है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम रसायनों प्लस पदार्थों का अध्ययन केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इतनी बात हो गई। अब तीसरी जो चीज है और जहां से प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केमिस्ट्री है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको जिन शख्स का नाम बताना है उन शख्स का नाम है एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, अब क्यों एंटोनी लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी जाती है, जिस बुक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कौन सी बुक? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक की बुक लिखी जाती है। किसके द्वारा? एंटोनी लेवोसियर के द्वारा। और फादर ऑफ केमिस्ट्री आपसे पूछे एंटोनी लेवोसियर, और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आपसे पूछे एंटोनी लेवोसियर, दोनों व्यक्ति
एक ही है। अब देखिए, अब यहां पर जो बात आती है दोस्तों कि हम जो केमिस्ट्री है उसके अंदर पढ़ते क्या है, हम रसायनों को पढ़ते हैं और पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अब पदार्थों का अध्ययन तो हम करते हैं, लेकिन पदार्थों की किन किन चीजों का हम अध्ययन करते हैं ये भी तो बात आती है। तो जो ये पदार्थ है, जो ये मैटर है, जिसको आप सब्सटेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, सब्सटेंस बोला जाता है किसको, पदार्थ को, और पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य अलग होता है, द्रव्य अलग होता है, ठीक है। द्रव्य किसको बोला जाता है, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, ठीक है। और द्रव्य आपका अलग होता है, लिक्विड, जैसे जल, ठीक है, ये किस में आते हैं, लिक्विड में आते हैं। अब देखिए ये सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का हम क्या करते हैं, संगठन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई पदार्थ किस प्रकार से बना है, यानी कंपोजिशन के बारे में उसके पढ़ते हैं। उसके अलावा रिएक्शन, कि जब पदार्थ एक से अधिक पदार्थों से मिलता है, ठीक है, तो किस प्रकार में हमारे सामने आता है, उसकी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा हम जो ये सब्सटेंस है इसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अनुप्रयोग, यानी कि जो वो मैटर है, जो पदार्थ है, उसका हमारा जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें यूज क्या है। इतनी सारी चीजें हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। अब जो आपका नेचर है, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, तो जो ये प्रकृति है इसी के अंदर, ठीक है, ये प्रकृति है, ये नेचर है, इसी के अंदर अध्ययन किया जाता है किसका, एक तो किया जाता है पदार्थ का यानी कि सब्सटेंस का, और एक किया जाता है एनर्जी का। अब जो प्रकृति है इसमें दो चीजें पाई जाती है, एक पदार्थ पाया जाता है, एक एनर्जी पाई जाती है। जो ये पदार्थ होता है ये दृश्य होता है, विजिबल होता है, क्लियर है, विजिबल होता है। ये पदार्थ क्या करता है, इसका अपना भार होता है, ये पदार्थ स्थान घेरता है, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी होती है दोस्तों वो विजिबल नहीं होती है, क्लियर है। तो यानी कि केमिस्ट्री को देखो, केमिस्ट्री में हमें एनर्जी से लेना देना नहीं, हमें लेना देना है सिर्फ पदार्थ से। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर हमने जिन बातों का अध्ययन करना है वो सब्सटेंस का अध्ययन करना है कि सब्सटेंस का कंपोजिशन कैसे होता है, सब्सटेंस रिएक्शन कैसे करते हैं, और सब्सटेंस का जो हमारी डेली लाइफ है उनमें अनुप्रयोग कैसे होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं यहां पर मिटा देता हूं। आपको पता है कि केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं, मुख्यतः आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। लगभग 50% जो वेटेज रहता है वो आपका हमेशा एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, और जो 20 से 25% वेटेज रहता है वो ऑर्गेनिक का रहता है, और बाकी जो बचा हुआ रहता है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का रहता है। तो जो हम सबसे पहले, ठीक है, अब मैं यहां पर अगर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये सब की परिभाषाएं लिखाने लग गया तो टाइम आपका भी खोटा होगा और टाइम मेरा भी खोटा होगा, और आप लोग जानते हो कि टाइम आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। तो इसलिए इन चीजों को आप लोग बुक से देख सकते हो, ठीक है। तो जो चीज मुझे यहां पर लगेगी कि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर कराऊंगा, ठीक है। तो हम लोग जिस चीज को हमने सबसे पहले पढ़ना है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जितने भी उसके अंदर टॉपिक आएंगे उनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो अब आप लोग सबसे पहले हम लोग यहां पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस के बारे में, यानी कि पदार्थ के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा पदार्थ, यानी कि सब्सटेंस, और इसी को क्या बोला जाता है, द्रव्य भी बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। द्रव्य, पदार्थ, सब्सटेंस एक ही चीज है, ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सारे मीडियम के लिए। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है, अब जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो सब्सटेंस है वो लिविंग्स भी हो सकता है और नॉन लिविंग्स भी हो सकता है। यानी कि जो पदार्थ है वो आपका सजीव भी हो सकता है और पदार्थ आपका निर्जीव भी हो सकता है।
क्लियर है? अब सबसे पहले आप लोगों को जानना यह जरूरी है कि यह पदार्थ होता क्या है। सबसे पहली बात, जो दृश्य हो, जो दृश्य हो वह पदार्थ है, पहली बात। दूसरी बात, जिसका भार हो वो पदार्थ है। मेज, कुर्सी, मैं, आप, मोबाइल फोन, लैपटॉप, व्हाइट बोर्ड सब पदार्थ। क्लियर है? तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, जो स्थान घेरता हो वह पदार्थ हो, वह पदार्थ है। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है किसके अंदर? पदार्थ के अंदर। अब जो मेन चीज है, जहां तक हमने जाना है, आपसे पूछेगा कि पदार्थ की वर्तमान में कितनी अवस्थाएं होती है, तो आपको बताना है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, 5 फॉर्म्स होती है। अब कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी स्टेज है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1 ठोस यानी कि सॉलिड, नंबर 2 द्रव यानी कि लिक्विड, नंबर 3 आपका गैस, गैसी। चौथी होती है एक स्टेज जिसको बोला जाता है प्लाज्मा, और 5वीं होती एक स्टेज जिसको बोला जाता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती है सब्सटेंस की, ये 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। इनके बारे में आप लोगों को अब मैं एक एक करके सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब्सटेंस लिविंग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग्स भी हो सकते हैं। पदार्थ आपके सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरी बात, डेफिनेशन आपसे पूछे कि पदार्थ के कैरेक्टर क्या क्या है, गुण क्या क्या है, तो पदार्थ वो होता है जो दृश्य हो, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं वह पदार्थ है, जिसका भार होता है वो पदार्थ है, और जो स्थान को घेरता है वो पदार्थ है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ठोस के बारे में। ठीक है, ठोस क्या होते हैं, क्या इनके गुण होते हैं, ये सारी की सारी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कोई डीप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, एडवांस साइंस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जर्नल साइंस पढ़ रहे हैं, और यही जर्नल साइंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ठोस। ठोस यानी कि सॉलिड। अब देखिए, ठोस में आप लोगों को जो पहली बात ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखना है कि जो ठोस होते हैं, जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो ठोस होगा उसका साइज भी और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? डेफिनिट होगा। क्लियर है? निश्चित होगा, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि जो ठोस होगा उसमें इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स, ठीक है, अंतर आणविक जो बल होता है, अंतरा आणविक बल काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब अंतरा आणविक बल ज्यादा क्यों होता है? कोई भी ठोस है तो जो उसके अणु रहते हैं वो क्या रहते हैं? काफी पास पास रहते हैं। क्लियर है? काफी पास पास रहते हैं, तो उनके बीच, उनके अणुओं के बीच जो बल होता है, इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स जो होता है वो काफी ज्यादा होता है।
क्लियर है? ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसके संबंध में? आपका ठोस के संबंध में। एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो ठोस होता है उनका घनत्व, उनकी जो डेंसिटी होती है वो काफी अधिक होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी? ठोस की। बस इतनी सी बातें आप लोगों को ठोस के बारे में ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को इतनी जो चीजें मैंने यहां पर बताई वो समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में कि लिक्विड क्या होता है और क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। अब आप लोग लिखेंगे लिक्विड यानी कि द्रव। अब देखिए द्रव के बारे में आप लोगों ने क्या बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने यह ध्यान रखनी है कि जो द्रव है उसका आकार तो अनिश्चित रहता है। ठीक है, आकार क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। लेकिन जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित रहता है। क्लियर है? आयतन निश्चित रहेगा लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित रहेगा। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? किसके बारे में? लिक्विड के बारे में। वॉल्यूम जो होगा वो निश्चित रहेगा, वो डेफिनेट रहेगा, लेकिन जो साइज होगा वो अनसर्टेन रहेगा। आई होप आप लोग इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब अगली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स होता है, इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स जो रहता है वो कम रहता है। होता तो है, अंतरा आणविक बल रहता तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है। अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा काफी कम होता है। बस इतनी चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। इतना हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को जो अगली बात ध्यान रखनी है कि जो घनत्व है, डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी क्या होगा? जो घनत्व है वो भी क्या होगा? कम होगा। बस ये सारी चीजें आप लोगों को नोट डाउन करनी है लिक्विड से संबंधित, द्रव से संबंधित। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं गैस की। गैस के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो गैस होती है, ठीक है, उसका आकार यानी कि साइज भी अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। और जो आपका उसका आयतन है वो भी क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। आप लोग लिखिए गैस आकार और आयतन। ठीक है, आयतन आकार जो है वो भी क्या है? अनिश्चित रहेगा और आयतन भी आपका अनिश्चित रहेगा। ये प्रॉपर्टी किसकी? ये प्रॉपर्टी गैस की। अब जो इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स है, इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स है, ये बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, होता ही नहीं है। ठीक है, इतना मान के अंतरा आणविक बल जो है वो क्या होता है? होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। ठीक है, इतना मान लीजिए आप। बस इंट्रा मॉलिक्यूल हिंदी वाले लिख लीजिए, अंतरा आणविक बल। क्लियर है? अब और जो घनत्व है वो क्या होता है? बहुत
कम होता है, ठीक है, आप लोगों को पता लग ही रहा होगा। सबसे ज्यादा ये क्रम पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, तो आपको पता है ठोस का होता है, फिर तरल का होता है, फिर गैस का होता है। चलिए, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जिस स्टेज की, जिस अवस्था की, जिस फॉर्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। आप लोग सभी हेडिंग डाल दीजिए प्लाज्मा। प्लाज्मा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं मैं। आपके पास भी बोतल होगी, आप ही पी लेना। तो अब आप लोग लिखिए, हेडिंग डालेंगे आप लोग प्लाज्मा। अब देखिए, प्लाज्मा में आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये प्लाज्मा की खोज और ये नाम किसने दिया, इसको आप लोग लिख लीजिए। डिस्कवरी और नामकरण, ठीक है, नेम किसने दिया, ये बात आप लोग नोट डाउन कर ली। अगर आपसे पूछेगा कि जो प्लाज्मा है वो नाम की, उसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की विलियम कुक्स ने। विलियम कुक्स ने। और कब की आप लोगों को पूछे तो 1879 में, ठीक है। कब की? 1879 में। नाम किसने दिया, तो नाम दिया लैंगमूर ने। लैंगमूर ने। और इसने ये नाम कब दिया, ये नाम दिया इसने 1928 में, ठीक है। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा है उसकी खोज किसने की, उसकी डिस्कवरी किसने की, तो आपको बताना है 1879 में विलियम कुक्स इसकी डिस्कवरी करता है, ठीक है। अगर आपसे नाम का पूछता है कि नाम किसने दिया, तो आपको बताना है कि 1928 में इसका नाम, जो प्लाज्मा नाम दिया, वो लैंगमूर ने दिया। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये प्लाज्मा स्टेज जो है ये प्राप्त कैसे की जाती है, इस बात पे जरा सा ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए, प्लाज्मा स्टेज को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जो ये प्लाज्मा है इस स्टेज को कैसे प्राप्त किया जाता है, मैं आप लोगों को, कोई भी गैस है, ठीक है, जब किसी गैस को क्या किया जाता है, आयनीकृत किया जाता है। अब देखिए, जब किसी गैस को क्या किया जाता है, आयनीकृत किया जाता है। अब देखिए, आयनीकृत कब किया जा सकता है गैस को, जब उसको उच्च ताप मिलेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात क्या कही जा रही है कि गैस को हाई टेम्परेचर देकर आयनीकृत किया जाता है, और आयनीकृत करने के बाद हमें क्या मिलती है, यह अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो, जब आयनीकृत किया जाता है किसी गैस को, तो हमको क्या मिलता है, एक ऋणायन मिलता है और एक धनायन मिलता है। क्लियर है? बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि गैस को हाई टेम्परेचर देकर आयनीकृत किया जाता है, और उसके फलस्वरूप हमें प्लाज्मा जो अवस्था है वो प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए, जो ये अगला आपसे पूछ सकता है, जो ये प्लाज्मा स्टेज है ये कहां पर मिलती है, ठीक है, कहां पर ये अवस्था देखने को मिलती है, तो आपको बताना है तारों पर, स्टार्स पर, ठीक है। तारों पर यह अवस्था दिखाई देने को पड़ती है। और आपको पता है जो हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य यानी कि सन है, वो भी क्या है, एक तारा है, और सूर्य पर भी हमें यह अवस्था देखने को मिलती है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप, मैं इतनी आशा करता हूं कि जो चीज मैं आप लोगों तक समझाना चाह रहा हूं वो अच्छे और सरल माध्यम से आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी, ठीक है। स्टडी को आप लोग बिल्कुल भी बोरिंग मत बनाना, ठीक है, मजेदार है, ठीक है। देखो यार, मैं भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, ठीक है। हमारा काम क्या है, पढ़ना है, और पढ़ना है। अगर हम इसको एक अपने ऊपर एक पहाड़ जैसा समझेंगे तो ये आपके लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है। तो हमें जो ये स्टडी है ये हमें मजे के साथ काटनी है। कहते हैं ना कि हंसते हंसते कट जाते हैं मुश्किल रास्ते, ठीक है। तो यही वाली बात है, बढ़िया से एंजॉय के साथ पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए, ठीक है। लक्ष्य के लिए
लक्ष्य की तरफ जरूर जाएं, लेकिन उस जर्नी का आनंद लेना भी जरूरी है। ठीक है, संघर्ष है, मैं समझता हूं कि संघर्ष है आप लोगों के जीवन में भी, लेकिन उस संघर्ष का भी अपना मजा है। ठीक है, कोई इंसान कहता है ना कि तकलीफें जो होती है वो बड़ा मजा देती है। ठीक है, तो इन तकलीफें जो आप लोगों को मिल रही है, रात रात को आपको जागना पड़ रहा होगा, पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है, आपके हाथ भी थक जाते होंगे नोट्स बना बना के, लेकिन ये जो तकलीफें हैं ये आपको आनंद की प्राप्ति देगी एक दिन। ठीक है, इसी दुनिया में आप लोगों को स्वर्ग का भी अनुभव कराएगी, और इसी दुनिया में अगर आप लोग अच्छे से, ठीक है, अपने वे से भटक गए तो आपको नरक का अनुभव भी करवाएगी। इसलिए जो ये स्टडी है ये आप लोगों के पास सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, दो चीजों का आज की डेट में बहुत सम्मान है, एक लक्ष्मी का है और एक सरस्वती का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को आज के इस युग में लक्ष्मी तक जाना है तो पहले सरस्वती से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो सरस्वती है इससे ठीक ठाक लगाव रखिए, इससे आकर्षण रखिए, देखिए आपको क्या क्या देती है। चलिए इतना हो गया। अब जो अंतिम स्टेज है, जो अंतिम अवस्था है, वो है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की, यानी कि बीईसी भी इसे बोला जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा आप लोग ढंग से जानना, चीजें जो मैं यहां पर बताऊंगा उसको अच्छे से देखना। क्लियर है? तो देख लेना जरा सा, हेडिंग डालना बीईसी यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट डाल दी। अब आप लोगों को यहां पर दो चीजें दिख रही होंगी, दो वैज्ञानिक हैं दिख रहे होंगे, एक बॉस और एक आइंस्टीन। तो इन्हीं दो वैज्ञानिकों का मेन योगदान है इस जो ये अवस्था है, इस स्टेज को प्राप्त करने में। तो आप लोग क्या करेंगे, ये बॉस हो गए आपके सत्येंद्र नाथ बोस, क्लियर है, और ये आपके अलग हो गए आइंस्टीन, क्लियर है। तो इन्होंने जो ये सत्येंद्र नाथ बोस है, इनके द्वारा एक पार्टिकल की, और पार्टिकल को आप पता है कहते हैं कण, एक कण की खोज की जाती है इनके द्वारा, जिस कण का नाम ये देते हैं हिग्स बोसॉन। किस कण की खोज की जाती है? हिग्स बोसॉन नामक कण की खोज की जाती है, और इसी हिग्स बोसॉन कण जो है इसको बोला जाता है गॉड पार्टिकल भी। ठीक है, गॉड पार्टिकल आपसे पूछे किसे बोला जाता है, जो ये हिग्स बोसॉन कण है इसी को गॉड पार्टिकल बोला जाता है। तो यानी कि गॉड पार्टिकल यानी कि ईश्वरीय कण। ठीक है, ईश्वरीय कण आपसे पूछेगा किसे बोला जाता है, तो ईश्वरीय कण आपका हिग्स बोसॉन को बोला जाता है। अब ध्यान देना कि अब यहां तक इस कहानी तक क्यों आए हम लोग, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब इस हिग्स बोसॉन कण को, जब इस हिग्स बोसॉन कणों को या कण को क्या दिया जाता है, परम शून्य ताप दिया जाता है। ठीक है, परम शून्य ताप का मतलब होता है, परम शून्य ताप का अगर आपसे पूछे कि परम शून्य ताप क्या होता है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर। कितना? 0 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जब इस हिग्स बोसॉन कण को दिया जाता है, तो हमको क्या होती है, ये जो बीईसी है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेज है ये प्राप्त होती है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी तकलीफ आपको इसे समझने में नहीं होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए, समझ में नहीं आया दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो पदार्थ है उसकी 5वीं अवस्था की, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की। अगर आपसे पूछे कि सत्येंद्र क्या है, दो वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन का। अब देखिए जो ये सत्येंद्र नाथ बोस है, इनके द्वारा एक पार्टिकल की खोज की जाती है जिसका नाम हिग्स बोसॉन है, और इसी हिग्स बोसॉन को गोल्ड पार्टिकल भी कहा जाता है।
अब क्या होता है, जब हिग्स बोसोन कणों या कणों को परम शून्य ताप दिया जाता है, परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन का टेम्परेचर देना, या 273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना। तो जब दिया जाता है इस हिग्स बोसोन को तो हमें प्राप्त होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो अब आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। और अब जो हमें आगे की जो चीजें जाननी है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या होता है जब ठोस को द्रव में बदला जाता है, क्या होता है जब गैस को ठोस में बदला जाता है, और क्या होता है जब द्रव से ठोस तो बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, उन प्रोसेसेस को क्या क्या कहा जाता है, तो वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर बताने वाला हूं। जिस तरीके से मैं यहां पर डायग्राम बनाऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी डायग्राम बनाने हैं। सबसे पहले लिखिए सॉलिड। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉलिड। क्या लिखेंगे? सॉलिड यानी ठोस। और एक साइड लिखोगे आप लोग लिक्विड यानी कि द्रव। जब सॉलिड बदलता है लिक्विड में, जब सॉलिड बदलता है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गलन। क्या बोला जाता है? गलन, जलन नहीं, ठीक है, गलन। और इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इतना आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जब लिक्विड बदलता है सॉलिड में तो उसको क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं हिमीकरण। हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग। क्लियर है? ये निपटारा भी हो गया आप लोगों का, नहीं भूलोगे कभी। अब दूसरी बात आती है गैस की। और एक साइड लिखोगे आप लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? जब गैस बदलती है लिक्विड में तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है संघनन। जब गैस बदलती है लिक्विड में तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संघनन बोला जाता है, यानी कि कंडेंसेशन बोला जाता है। कंडेंसेशन बोला जाता है। क्लियर है? लेकिन जब लिक्विड बदलता है आपका गैस में, जब लिक्विड बदलता है गैस में तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बोला जाता है, और वाष्पीकरण को अंग्रेजी में बोला जाता है वेपराइजेशन। बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या करनी है? इनमें ध्यान रखनी है। अब अगला चीज आप लोग देखिए। अगला आप लोग देखोगे, एक साइड आप लिखोगे सॉलिड, एक साइड लिखोगे आप सॉलिड यानी ठोस, और एक साइड आप लिखोगे गैस। अब ध्यान देना यहां पर, जब सॉलिड बदलता है गैस में, जब सॉलिड बदलता है गैस में तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, यानी कि सब्लिमेशन बोला जाता है। लेकिन जब गैस बदलती है ठोस में, जब गैस बदलती है ठोस में तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है निक्षेपण। और निक्षेपण को अंग्रेजी में बोला जाता है डिपोजिशन।
बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। सॉलिड का मैंने बता दिया, गैस का मैंने बता लिया, और फिर सॉलिड का गैस में मैंने बता लिया किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो जैसे ऊर्ध्वपात सब्लिमेशन का क्या एग्जांपल, जैसे आपने कपूर देखा होगा, तो कपूर को आप जलाते हो, ठीक है, तो वो किस में बदल जाता है, सीधा का सीधा आपका किस में बदल जाता है, आपका बदल जाता है गैस में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जो लास्ट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब गैस का प्लाज्मा में कैसे बदलती है, इसको मैं मिटा लेता हूं, ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लेना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो गैस है, गैस को अगर आपको किस में चेंज करना है, प्लाज्मा में चेंज करना है, प्लाज्मा में चेंज करना है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आयनीकरण। क्या बोला जाता है, आयनीकरण, अंग्रेजी में बोले तो आयनोजेशन, ठीक है। और प्लाज्मा को चेंज करना है आपका गैस में, तो इसको बोला जाता है क्या, निआयनीकरण, निआयनीकरण। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। बाकी जो ये पदार्थ है, इसकी 5 अवस्थाएं आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, वो हम करने वाले हैं तत्व अणु यौगिक मिश्रण, ठीक है। उसको अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग पूरी वीडियो, ठीक है, टाइम लगेगा, 3 घंटे बैठोगे, नोट्स बनेंगे। टॉपिक हमने अब पढ़ना है, वो पढ़ना है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी कि तत्व, यौगिक व मिश्रण। तो तत्व और मिश्रण तक जाने से पहले और यौगिक तक जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एटॉम के बारे में जान लेते हैं, और एटॉम से ही हम तत्व और अणु तक पहुंचेंगे। तो देख लीजिए जरा सा एटॉम के बारे में। सबसे पहले ये एटॉम होता क्या है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। अब जो ये एटॉम होता है, ये पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई है। आपसे पूछा जाता है कि एटॉम क्या है, तो आपको सिंपल इतना बताना है, पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई को परमाणु बोला जाता है। यानी कि अंग्रेजी में हम बोलें तो एटॉम क्या है, तो एटॉम क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जो एटॉम है, जो परमाणु है, वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ सब्सटेंस है। यानी कि हम बोले हिंदी में तो पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई है। क्लियर है, इतनी बात हो गई। अब कैरेक्टर क्या है अगला इसका, ये प्रकृति में यानी कि नेचर में स्वतंत्र अवस्था में यानी कि फ्रीडम स्टेज में नहीं पाया जाता है। क्लियर है, नेचर में जो एटम है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है एटम के बारे में, प्रत्येक एटम केमिकल रिएक्शन यानी कि जो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। मैं ये देख रहा था कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो हो रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, अभी नहीं है जरूरत उतना डार्क करने की। तो प्रत्येक एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भाग लेता है। बस इतनी सी बात, ये जो बात, 2-3 बातें हैं जो आपको एग्जाम में भी पूछी जाएगी और जो आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या है कि पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठित इकाई है परमाणु, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ सब्सटेंस है एटॉम। उसके अलावा नेचर में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक एटम जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेता है। क्लियर है, पार्टिसिपेट जरूर करता है। इस सारे को मैं मिटा देता हूं और कैसे तत्व और अणु तक की जर्नी हमने एटम के थ्रू तय करनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। आप लोग देखना, लिखिए आप लोग एटम, यहां पर ही लिख लो एटम, यानी कि परमाणु, ग्रुप ऑफ एटम, अब देखिए जब एटॉम है, जब परमाणु है, ये क्या करता है, समूह बनाता है परमाणु का। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ एटम बनता है, ठीक है, जब परमाणु का समूह बनता है। अब देखिए परमाणु का समूह जो है वो 2 टाइप से बनेगा, ध्यान रखना। एक बनेगा ग्रुप विदाउट ड्यू टू रिएक्शन, यानी कि बिना अभिक्रिया, क्या लिखेंगे आप लोग हिंदी मीडियम वाले जो होंगे, बिना अभिक्रिया द्वारा बना परमाणु समूह। क्लियर है। और एक ग्रुप कैसे बनेगा, एक ग्रुप बनेगा ग्रुप ड्यू टू रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया द्वारा बना समूह। दो टाइप से समूह बनेंगे परमाणु के, एक तो अभिक्रिया के द्वारा बनेंगे और एक बिना अभिक्रिया के द्वारा बनेंगे। क्लियर है। सबसे पहले बिना अभिक्रिया वाला जो समूह होगा, जो बना हुआ समूह होगा, वो क्या बनाएगा, वो एलिमेंट बनाएगा। उससे क्या निर्मित होगा, वो ये परमाणु समूह क्या बनाएंगे, ये एलिमेंट बनाएंगे जिनको आप तत्व बोलते हैं। क्या बनाएंगे, तत्व बनाएंगे। क्लियर है। और जो ये ग्रुप ड्यू टू रिएक्शन, अभिक्रिया द्वारा बना जो समूह होगा, ये आपका मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ये समूह किसके हैं, ये समूह एटॉम के हैं। और ये समूह एक तो बिना रिएक्शन के बन रहे हैं और एक रिएक्शन के द्वारा बन रहे हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है जब जब तत्व और अणु में डिफरेंस पूछा जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तत्व क्या होगा, जो बिना अभिक्रिया द्वारा बना परमाणु समूह होगा। और मॉलिक्यूल क्या होगा, जब जो समूह एटम का, जो परमाणु का समूह अभिक्रिया के द्वारा बनेगा, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ध्यान रखना, जो बिना अभिक्रिया द्वारा बना परमाणु समूह होगा, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। गुणों में जो बिना अभिक्रिया द्वारा बना परमाणु समूह होगा, यानी कि जो तत्व होगा, उसके गुणों में कोई जो वो परमाणु होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो अभिक्रिया द्वारा बना हुआ समूह होगा, उसके गुणों में परिवर्तन आएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब ये लैपटॉप बीच बीच में अटक जाता है यार, ये चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर में खुद शो होने लग जाता है।
अब देखिए यहाँ पे चीजों को समझना आप लोग अच्छे से, ठीक है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। बिना अभिक्रिया द्वारा बना हुआ जो परमाणु समूह है वो तत्व है, और उसके गुणों में, ठीक है, उसके जो परमाणु होंगे उनके गुणों में किसी भी प्रकार का क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो अभिक्रिया के द्वारा बने होंगे उनमें क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो लड़का, ठीक है, जो लड़का किसी से दोस्ती नहीं रखता है, ठीक है, अपना एक अकेला रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। वो सपोज दैट वो ड्रिंक नहीं करता है तो वो ड्रिंक नहीं करेगा, वो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं घुमाता है तो वो वैसे ही रहेगा, नहीं घुमाएगा। लेकिन जब जो लड़के क्या करेंगे, जो रिएक्शन करेंगे, ठीक है, दोस्त हैं आपस में, ठीक है, वो लड़के आपस में घुले मिलेंगे तो उनके विचार भी तो आदान प्रदान होंगे ना, ठीक है, उनके विचार भी आदान प्रदान होंगे, ठीक है। जैसा 4 लड़के हैं, 4 में से 3 ड्रिंक करते हैं, 1 नहीं करता, ठीक है। कोई शादी हुई, कोई इवेंट हुई, उसके दोस्त ले गए उसको कि भाई कुछ नहीं होता, मार ले एक पैक, पी ले नहीं बोलते, मार ले एक पैक, ठीक है, मार लिया। तो उस 3 का जो कैरेक्टर थे उस एक में भी आ गए ना, चौथा भी पीने लग गया, ठीक है। अब जैसे कोई ग्रुप है, 4-5 लोगों का ग्रुप है, वो 4-5 लोगों का ग्रुप है, एक सबकी गर्लफ्रेंड है, 3 की ग्रुप गर्लफ्रेंड है, एक की नहीं है, तो चौथा बोलेगा भाई बहुत बढ़िया रहता है रिलेशनशिप में, तू भी आ जाना, ठीक है। सेम सा लड़कियों का भी होता है, 4-5 लड़कियां हैं, बेचारी 4 सही है, 4 का बॉयफ्रेंड है, एक का नहीं है, एक सीधी सादी है, बढ़िया है बेचारी, ठीक है, संस्कारी टाइप लड़की, ठीक है। तो उसको क्या, उसको जो 5वां जो 4 लड़कियां हैं उसको मोटिव, अरे यार देखना वो पता नहीं वो मेरा दोस्त है, उससे कर ले। तो ये सारी चीजें, तो गुणों में परिवर्तन कब आता है, जब आदमी घुलता मिलता है, ठीक है। अगर आपको गुणों में परिवर्तन लाना है तो घुलिए मिलिए, ठीक है। और अगर अपने लक्ष्य की तरफ रहना है, ठीक है, यूनिकनेस लानी है अपने लिए, अपने में, ठीक है, केवल इकलौता एग्जाम्पल बनना है तो कम कर रखिए घुलना मिलना, ठीक है। ये उन युवाओं के लिए, उन युवतियों के लिए मेरा एक संदेश है जिनकी एज, देखो यार 25 के बाद, 25-26 के बाद तो आदमी काफ़ी समझदार हो जाता है, लेकिन जो 18 से 25 तक की एज रहती है किसी भी यंग यूथ के लिए, ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ये एज उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लड़का है तो लड़का कॉलेज की तरफ जाता है, ठीक है, और अगर वो वहाँ अपने 3-4 साल खराब कर लेना, ये नशेबाजी हो गई, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, इन सारी चीज़ें में, तो वो अपना जो उसका पढ़ाई का क्वालिटी टाइम है वो इन सब चीज़ों में जाया कर रहा है। लड़की है, ठीक है, लड़कियां ही हैं, लड़कियां भी अगर किसी गलत ट्रैप में आ गई, ठीक है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, कभी भी जो अट्रैक्शन होता है ना वो परफॉर्मेंस को देख के होता है, ठीक है। कभी कोई लड़की होगी, उसको कभी ऐसे लड़के से अट्रैक्शन नहीं होगा कि वो कुछ नहीं है, वो कहाँ पर है, क्या है, कैसा है, ठीक है। वो लड़का अच्छा दिखता भी होगा, लड़के के अंदर कुछ स्किल्स भी होंगी, कुछ अच्छी जगह काम भी करता होगा, तो वो चीज़ें उस लड़की को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन वही चीज़ें उस लड़की को ट्रैप में फंसाने का भी काम करेगी, ठीक है। कभी जो सीधा साधा आदमी होगा ना वो नहीं फंसा पाएगा, लेकिन जो टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, सातिर टाइप का आदमी होगा, ठीक है, वो किसी को भी उस ट्रैप में फंसा देगा। अब जब ट्रैप में फंसा देगा तो कहीं ना कहीं जो उस लड़की के, या उस चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उस लड़की के 2 साल जो उसने अपने स्टडी में लगाना था, जो उसका क्वालिटी टाइम था, वो उस ट्रैप में उसका कंप्लीट हो गया। और जब उसने पढ़ना था वो वहाँ चली गई, और उसके बाद जब टाइम चले गया उसके बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी करा ली। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को वो बातें बता रहा हूँ जो फैक्ट वाली बातें, जो होता है, ठीक है। आज भले यूथ कितना भी बोल दे,
कि ये प्यार व्यार ये होता है, ये कुछ नहीं होता है। जो होता है सारा का सारा बाबा अट्रैक्शन होता है, और सारा का सारा 2 दिन का खेल है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जिंदगी में गोल स्टेटमेंट रखा तो आप लोग बहुत आगे जाओगे, और अगर आपने जिंदगी में गर्ल्स स्टेटमेंट रखा तो आप लोग बहुत नीचे जाओगे। और इस तरफ ले जाने के लिए, इस ट्रैप में फंसाने के लिए, अगर सबसे ज्यादा आपका परिवार आपको देखो, जो आपके अच्छे बारे में सोचेंगे ना, वो कभी नहीं बोलेंगे जा बेटा गर्लफ्रेंड बना ले, जा बेटी बॉयफ्रेंड बना ले। लेकिन ये जो दोस्ती है ना, ये आप लोगों को इस ट्रैप में ले जाएगी। ये ऐसी चीजें हैं, ये दोस्ती ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को उस सागर में ले जाएगी जहां आपने डूबना ही डूबना है। ठीक है, दोस्ती करनी है तो उन लोगों से कीजिए जो आप लोगों को मोटिवेट करें, जो आपको वो करें, इंस्पिरेशन दे कि भाई जो कुछ है पढ़ाई से होना है। ठीक है, चाहे आप इंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हो, बिजनेस की तरफ जा रहे हो, जहां से आपको नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, उन लोगों से आप लोग वास्ता रखिए। लेकिन अगर आप, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, अगर वो फालतू लोगों से अगर वास्ता रखेंगे ना, तो सेम सी कहानी हो जाएगी यहाँ की। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए। और जो ये 18 से 25 वाले जो लोग हैं, वो इस बात को गांठ बांध लेना, लास्ट में आपकी जो काम आना है वो आपने कितना पढ़ा और आप क्या हो, ये बात काम आनी बस। ठीक है, तो इतनी चीजें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसके बारे में आपको ध्यान रखनी है? तत्व और अणु के बारे में। क्लियर है? तो ये जो मेन चीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, अब हम यहां पर थोड़ा सा डीप लेवल में पढ़ने वाले हैं तत्व को। ठीक है, तत्व क्या होते हैं उनके बारे में यहां पर हम पढ़ने और समझने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि तत्व की संख्या कितनी है, तो मैं वही बताऊंगा जो अभी तक एनसीईआरटी ने अपडेट की। एनसीईआरटी ने अभी तक एलिमेंट यानी कि तत्वों की संख्या बताई है आपका 118। कितनी बताई है? 118 बताई है। एलिमेंट हेडिंग डालेंगे आप लोग, तत्व यानी कि एलिमेंट। कितनी है इनकी संख्या आपसे पूछे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 है, लेकिन वैसे एक और तत्व खोजा गया है तो 119 है। कहीं कहीं पे आपको 119 दिखेगा, कहीं पर 118 दिखेंगे, लेकिन हम वो मानेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। दोनों ऑप्शन में देगा तो आप लोग 118 की तरफ जाना। क्लियर है? तो अब 118 तत्वों में क्या क्या शामिल है? इन 118 में तत्वों में हमको कुछ तत्व धातु है, कुछ मेटल है, कुछ अधातु है यानी कि नॉन मेटल है, और कुछ धातु, कुछ क्या है, कुछ तत्व उपधातु है। और उपधातु को बोला जाता है सब मेटल। क्लियर है? इन 118 तत्वों में कुछ क्या है? धातु है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है, कुछ आपको मेटल देखने को मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल है और कुछ सब मेटल है। बस इतनी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, अभी तक तो हमने समझा कि परमाणु का जो समूह है, ठीक है, जो परमाणु का समूह है वो क्या बनाते हैं? वो तत्व बनाते हैं मिलके, और वो अणु बनाते हैं। जब रिएक्शन नहीं करते हैं तो तत्व बनता है, और जब रिएक्शन करते हैं तो अणु बनता है। अब जो तत्व है और अणु है, ये मिलके क्या बनाते हैं? इनका जो समूह होता है, तत्व और अणु का जो समूह होता है, ये अगर रिएक्शन करते हैं तो यौगिक बनाते हैं, और अगर रिएक्शन नहीं करते हैं तो ये आपका बनाते हैं क्या? मिश्रण। ठीक है, पता नहीं क्या लग गया नाक पे यार, खैर लगता रहता है। चलिए आप लोग लिखेंगे तत्व और अणु, मॉलिक्यूल
एंड एलिमेंट्स। अब जब तत्व और अणु के समूह यानी कि ग्रुप विदाउट रिएक्शन यानी कि बिना रिएक्शन के बनाते हैं मिक्सचर, जिसको बोलते हैं आप मिश्रण, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और जब रिएक्शन करते हैं विद रिएक्शन, जब तत्व या अणु क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं इनके समूह, तो ये क्या बनाते हैं आपका, ये बनाते हैं कंपाउंड, जिसको आप बोलते हैं यौगिक। क्लियर है। और एग्जाम्पल जैसे H2 हो गया आपका, H2SO4 हो गया। क्लियर है। और मिक्सचर के एग्जाम्पल कैसे, जैसे आपका पानी नमक, ठीक है, आपका अल्कोहल पानी, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, आपका मिश्रण की एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो चीजें हमने जाननी है वो जाननी है मिश्रण के बारे में। ठीक है, क्या क्या मिश्रण के अंदर चीजें हैं, मिश्रण के टाइप्स क्या क्या हैं, वो अब हमने देखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे मिश्रण। हेडिंग डालेंगे आप लोग मिश्रण। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको एयर है यानी कि हवा यानी कि वायु, तो एयर में आपको एयर किन किन गैसों से मिलकर बनी है, ठीक है, मिश्रित गैस किन किन गैसों से मिलकर बनी है। जैसे आपका एयर में आपका नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, आपका O2 भी पाया जाएगा, आपका CO2 भी मिलेगी, आपको ऑर्गन भी मिलेगी। ठीक है, तो इन जो गैस है इनका मिश्रण वायु है। क्लियर है। जैसे बारूद हो गया, बारूद भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी आपका एग्जाम्पल है किस चीज का, मिक्सचर का। थोड़ा स्याही भर लेता हूं यार, दिखेगा नहीं आपका। तो देखिए बारूद यानी कि इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एक्सप्लोसिव। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है सीमेंट का, तो सीमेंट भी एक प्रकार का मिश्रण है और ये बना रहता है सिलिका और चूना से, SiO2 और किसका मिश्रण है ये, CaO का। उसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा विलयन हो गया, विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण होता है। उसके अलावा मिट्टी हो गए, तो मिट्टी भी क्या एक प्रकार का मिश्रण है। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो मिश्रण है, ठीक है, तो मिश्रण के एग्जाम्पल आप लोगों ने देखिए एयर है, ठीक है, विलयन है, मिट्टी है। तो जो मिश्रण होता है वो रेशियो में हो सकता है, ठीक है, उसे आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे आपको 100 ग्राम का विलयन बनाना है, ठीक है, 100 ग्राम बनाना है, तो आप उसमें 5 ग्राम चीनी भी डाल सकते हो और 95 ग्राम पानी भी डाल सकते हो। आप लोग उसी में क्या कर सकते हो,
आप क्या कर सकते हो, 10 भी बढ़ा सकते हो चीनी की मात्रा, ठीक है, चाहे नमक हो, किसी की मात्रा, यानी कि जो आप उसका रेशियो है वो घटा बढ़ा सकते हो, आपको मिश्रण वही मिलना है। लेकिन आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, आप लोग ये नहीं कर सकते हो, यौगिक के साथ नहीं कर सकते हो कि उसके अनुपात में आप लोग क्या कर सकते हो, घटा। अगर जल है तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर ही क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, ठीक है। अगर 1 अणु और जुड़ गया तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो निश्चित रेशियो, ठीक है, किस में रहेगा आपका, हमेशा जो तत्व है, एलिमेंट है या परमाणु है, जो अणु है, ठीक है, उनका किस में देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यौगिक के अंदर। चलिए इतना हो गया। अब थोड़ा सा मिश्रण के टाइप्स पढ़ लेते हैं, मिश्रण के प्रकारों को हम यहां पर समझ लेते हैं। अब देखिए मिश्रण के टाइप में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, हेडिंग डालना आप लोग, मिश्रण यानी कि मिक्सचर। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक साइड लिखना आप समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस। और विषमांगी मिश्रण को अंग्रेजी में बोला जाता है हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब देखिए समांगी मिश्रण की सिंपल आपको परिभाषा ध्यान रखनी है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में क्या हो, घटकों का यानी कंपोनेंट का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन समान हो। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में, ठीक है, घटकों का वितरण क्या हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान हो, क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे नमक और पानी, भैया अगर आप लोग नमक और पानी को आपस में मिक्स करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहाँ है और नमक कहाँ है, ठीक है। अगर मैं इस पानी में, ठीक है, नमक मिला लूं, चीनी मिला लूं, ठीक है, और इसको ऐसा ऐसा कर लूं, तो क्या मैं उनको देख सकता हूं कि पानी कहाँ गया और नमक कहाँ गया, ठीक है। यानी कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में, जिसके प्रत्येक पार्ट में घटकों का यानी कि कंपोनेंट का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, समान हो, सेम हो, इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोला जाता है, समांगी मिश्रण बोला जाता है। उसके अलावा, ठीक है, विषमांगी मिश्रण के अंदर क्या चीजें होती है, घटकों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट क्या हो, असमान हो। इस प्रकार के मिश्रण को बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। और इसके एग्जाम्पल है जैसे पानी और मिट्टी, इसके एग्जाम्पल है पानी और तेल, और इसका एग्जाम्पल आपको सामने है पानी और घी। अगर मैं आप लोगों को, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इतना अशुद्ध पानी आता है मेरे यहाँ, ठीक है, मेरे को पता ही नहीं चल पाता है कि ये मैं बोतल भरता हूँ, ठीक है, और इसमें मिट्टी वाला पानी आता है, ठीक है, तो जो ये बढ़िया पानी रहता है ये तो ऊपर आ जाता है, और जो मिट्टी रहती है वो इस बोतल के नीचे जम जाती है, ठीक है। अब मेरे को तब चलता पता 1-2 दिन बाद कि हाँ ये है, ठीक है। थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ, भले मेरे यहाँ एक्वागार्ड लगा है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होती है, तो क्या करना, ऐसा ही पानी से काम चलाता हूँ मैं।
तो हो जाता, वो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एनर्जी यार, आदमी का जो एनर्जी, आदमी का थकना वकना, ठीक है, उसके हाथ पे है, ठीक है। थकान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब हमें अपने काम से प्यार हो जाता ना, तो थकान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को पढ़ाई से प्यार हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग देखते होंगे ना कि जब कोई आशिक अपनी मासूका के प्यार में डूब जाता है तो उसको रात दिन नहीं दिखाई देता, तो वो लगा रहता है रात को बिल्कुल चैटिंग करते करते, वो वहाँ महाभारत लिख लेता है और फ़ोन सुनाते सुनाते वो संजय बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए बात ध्यान रखना है। संजय कौन सा संजय? वो वाला संजय जिसने धृतराष्ट्र वाला, जिसने पूरा महाभारत का व्यू दिखाया था, किसको? धृतराष्ट्र को, ठीक है, संजय, वो वाला संजय, ठीक है। कहीं कोई संजय मेरे को बोल रहा, भाई क्या बोल रहा मेरे बारे में। तो इतना हो गया, ठीक है। मिक्सचर के हमने टाइप देख लिए, हो गया इतना। अब क्या है, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, जो आप लोग नोट्स के माध्यम से आप लोगों ने जानने हैं। क्लियर है? इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो यार, वीडियो कितनी लंबी होती है तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है वैसे, पर 1 घंटा और लगेगा, इतना मैं बोल सकता हूं। अब ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोगों ने लिखने हैं। तो पानी में घुलनशीलता, ठीक है, पानी में घुलनशीलता किन किन की है? उन सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। क्या लिखना है? सॉल्युबल इन वाटर, तो जैसे सबसे ज्यादा पानी में कौन घुलनशील है? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है, आपका ध्यान रखना, एक तो है NH3, अमोनिया और क्लोरीन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा घुलनशील होते हैं पानी में। अगर आपसे सबसे कम का पूछे, सबसे कम कौन है पानी में घुलनशील, तो CO2 हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, H2 हो गई आपका, N2 हो गया आपका, O2 हो गया, ठीक है। ये पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है। जैसे, और पानी में बिल्कुल ही कौन नहीं घुलता है? पारा और बेंजीन नहीं घुलता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घुलता, ये लिख लेने आप, बिल्कुल नहीं घुलता है। पानी में पारा और बेंजीन बिल्कुल भी नहीं घुलता है, ठीक है। उसके अलावा पानी में ईथर, पानी में ईथर आप लोग ध्यान रखना, पानी में जो ईथर होता है वह बहुत कम घुलता है, बहुत कम घुलता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जो आप लोगों ने एग्जाम देना है आगे, तो उसके लिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। क्लियर है? तो अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो है मिक्सचर को पृथक करने की विधियां, ठीक है, उनके बारे में हमने समझना है अच्छे से। तो ये लगभग मैं समझिंग डाल दीजिए आप लोग। मिश्रण को पृथक्करण करने की विधियां, या हेडिंग या लिखोगे आप लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसमें आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग लिखना फिल्ट्रेशन, यानी कि निस्पंदन।
फिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? निस्पंदन बोला जाता है। और इस प्रोसेस में छलनी लगा दी जाती है। ठीक है, छालनी के लिए क्या लगा दी जाती है? छलनी लगा दी जाती है, जिससे कुछ भाग क्या होता है, कुछ जो मिश्रण है वो एक तरफ आ जाता है और कुछ मिश्रण क्या होता है, एक तरफ हो जाता है। फिर से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, छालनी के लिए लगाई जाती है। अब देखिए, इसके फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल आप लोगों को एक बता रहा हूं। जैसे बरसात के जल का भूमिगत जल में बदलना, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका फिल्ट्रेशन का। क्लियर है? उसके अलावा ध्यान रखना, जैसे ब्लड का शुद्धिकरण, ठीक है, ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? आपको पता है, हमारी किडनी करती है। किडनी का काम है, जिसको वृक्क बोला जाता है। ठीक है, ये किडनी क्या करती है? ब्लड के शुद्धिकरण का काम करती है। ठीक है, और देखो, किडनी जो होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होती है, वो क्या करते हैं? ब्लड को एक साइड करती है, और जो हमारा मूत्र होता है उसको, यूरिन जो होता है उसको एक साइड करती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है? ये सारे आप लोगों को जो मैंने दो बताए हैं, ये एग्जाम्पल है आपके फिल्ट्रेशन के। चलिए, अब जो अगली विधि है वो है आशवन। ठीक है, आशवन है, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन जिसे बोलते हैं। अब देखिए, आसवन में क्या होता है कि आसवन में पहले चीजों को क्या कर दिया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे जो एक प्रकार का जो मिक्सचर है होता है वो एक साइड चले जाता है, और दूसरा जो मिक्सचर है वो क्या रहता है? एक साइड रहता है। ठीक है, जो कुछ तो भाप बन के, ठीक है, जो अलग प्रकार का होगा वो भाप बन के पहले उसका बॉयल हो जाएगा, और भाप बन के हम उसे अलग इकट्ठा कर लेंगे, और जो बाकी का रहेगा वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, उसको हम अलग प्राप्त कर लेंगे। जैसे डिस्टिलेशन में आप लोग ध्यान रखना, आसवन, डिस्टिलेशन, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें क्या होता है? आसुत जल इसका एग्जाम्पल है। पहले पानी को क्या करना है? गर्म करना है, फिर ठंडा करना। ये इसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर। और डिस्टिल वाटर ही शुद्ध जल होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.0 होता है। ठीक है, 7.0 होता है। उसके अलावा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, वाइन हो गई, जिसको आप शराब बोलते हो। ठीक है, और विस्की, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके आशवन विधि से, जिन्हें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गर्म करके, सीधा सी बात है, आप लोग ध्यान रखना कि गर्म करके प्राप्त किया जाता है, चाहे वाइन है, चाहे विस्की है। ठीक है, आसुत जल है, इन सबको। चलिए, अब आप हेडिंग डालिए। क्या डालनी है आप लोगों ने हेडिंग? आप लोग हेडिंग डालेंगे परभाजी आसवन। ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परभाजी आसवन। हेडिंग डालेंगे आप लोग परभाजी आसवन। परभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप लोग क्या करोगे? इसमें आप लोगों को ये कहां पर किया जाता है? जब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पास होता है, पास होता है। क्लियर है? जैसे पेट्रोलियम में से पेट्रोल और डीजल को अलग अलग करना हो तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? परभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जब पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को अलग करना हो तो किस विधि का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना होगा कि परभाजी आसवन विधि का
प्रयोग किया जाता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखिए, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण में आप लोगों ने क्या बात ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ठोस द्रव जो होता है, ठीक है, इनको अलग करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। आप लोग देखना, जो सागर के किनारे जो इलाके होते हैं वहाँ की महिलाएं क्या करती है, नमक बनाती है। कैसे बनाती है कि जिसको हमारे इधर बिजाड़ बोलते हैं ना, ठीक है, बिजाड़ बोलते हैं, उसके ऊपर, ठीक है, उस नमक के पानी को फेंक देती है। ठीक है, अब जब धूप लगती है, पानी ऊपर और जो नमक रहता है उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उस बिजाड़ के ऊपर। तो इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, ये किस विधि से किया जाता है, ये क्रिस्टलीकरण के द्वारा किया जाता है। जैसे ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब अगला मेथड है ऊर्ध्वपातन, जिसको आप बोलते हैं सब्लिमेशन। अब देखो सब्लिमेशन में क्या होता है, ठीक है, जैसे सपोज दैट कहीं पर किसी जगह पर, ठीक है, कपूर है, ठीक है, वो किसी पदार्थों में कहीं पर उसका मिश्रण हुआ है मिट्टी या किसी और पदार्थों के साथ, तो हम उसे कैसे क्या करेंगे, ठीक है, हम उसको गर्म करेंगे, ठीक है, उसको हीट देंगे और हीट देंगे, जैसी हीट देंगे तो वो जो होगा, जो कपूर होगी वो हमें गैस फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम उसको किसमें आराम से किसमें कर सकते हैं, निक्षेपण विधि से फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसमें, आपका ठोस में, सॉलिड में। तो इतनी सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा क्रोमेटोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है कि अलग अलग जब स्याही, जैसे कुछ भी किसी कपड़े पे जब सभी प्रकार की स्याहियाँ एक साथ पड़ जाती है तो उन स्याहियों को, ठीक है, उन स्याहियों को अलग अलग प्राप्त करने के लिए जिस विधि का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी आप लोग देखना, सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि स्याहियों को अलग अलग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वह है क्रोमेटोग्राफी। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, और क्या डालनी है आपने हेडिंग डालनी है सॉल्यूशन, जिसको आप बोलते हैं बिलियन, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है, जिसकी कम मात्रा होती है और जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है, उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जिसकी सॉल्यूशन में कम मात्रा होगी उसको आप बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, यानी कि विलेय, ठीक है। और जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी उसको आप बोलोगे विलायक, और विलायक को अंग्रेजी में बोला जाता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि जिसकी कम मात्रा होती है उसे विलेय और जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है विलायक। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा विलयन के प्रकार देख लीजिए, ठीक है, विलयन के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब देखिए, हमने जो पढ़ना है वो हमने कोलाइडी विलयन के बारे में थोड़ा सा आगे डीप पढ़ना है, लेकिन जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन, जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। एक होता है आपका कोलाइडी विलयन, कोलाइडी को कोलाइडी सॉल्यूशन ही बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और तीसरा होता है निलंबन विलयन, इसको बोला जाता है सस्पेंशन,
क्लियर है? इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। सबसे पहले वास्तविक विलयन का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम। आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, पूछा जाता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। उसके अलावा आगे जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, वो चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा लाइट ज़्यादा बढ़ गई शायद ना, अगली जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो ये विलयन है, ठीक है, वास्तविक जो विलयन है इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? कोलाइडी विलयन का आपसे पूछे कोलाइडी विलयन में क्या है जी, तो कोलाइडी विलयन का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है साइज किसका, कोलाइडी विलयन का। उसके अलावा निलंबन जो विलयन होता है इसका क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से भी अधिक साइज होता है। क्लियर है? और इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। बस इतनी सी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है बस। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहली बात, वास्तविक विलयन में 1 नैनोमीटर से कम के जो जिनमें कण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वास्तविक विलयन बोला जाता है, और इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जिस कोलाइडी विलयन में किस प्रकार के कितने साइज के कण मिलते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इन्हें भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। निलंबन विलयन जो होता है इसमें 1000 नैनोमीटर से अधिक साइज वाले कण मिलते हैं जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, लगभग 10 या 15 मिनट का वीडियो और होगा, तो यहां इतनी चीजें आप लोग ध्यान से देखना कि जो किस में क्या मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है जब ठोस को ठोस में मिलाया जाता है, क्या होता है जब द्रव को द्रव में मिलाया जाता है, ये सारी चीजें हम यहां पर अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा उसी तरीके से आप लोग यहां पर भी डायग्राम बनाना। सबसे पहले लिखना जैसे ठोस। अब देखिए ठोस को घोलना है, घोलना किसको है, घोला जाता है। ठीक है, जब ये कंडीशन हो, जब हम ठोस को घोला जाता है किस में, ठीक है, किस में, यहां पे हम क्या लिखेंगे, किस में है। जब घोला जाएगा आपका, ठोस को घोला जाएगा ठोस में यानी कि सॉलिड में, ठोस को घोला जाएगा द्रव में यानी कि लिक्विड में, और ठोस को घोला जाएगा गैस में। तो क्या क्या चीजें हमारे सामने आएंगी और उनके नाम क्या क्या होंगे, नाम क्या है, नाम क्या देंगे उनको, ध्यान रखना आप लोग। जब ठोस को ठोस में घोला जाता है तो उसको दिया जाता है नाम ठोस सोल। क्या दिया जाता है, ठोस सोल नाम दिया जाता है। अब इस ठोस सोल के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जैसे रत्न हो गया, आपका रंगीन कांच हो गया। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं आपके ठोस सोल के। अब जब ठोस को द्रव में घोला जाता है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सॉल। और सॉल के जैसे एग्जाम्पल क्या है, नमक पानी हो गया, आपका चीनी शक्कर हो गया। ठीक है, और आपका जितने भी धातुओं के विलयन हैं वो हो गया, धातुओं के विलयन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये ठोस
को जब घोला जाता है दर में और नाम दिया जाता है सोल, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अब उसके अलावा जब गैस को किस में घोला जाता है, जब ठोस को गैस में घोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है स्मोक। क्या नाम दिया जाता है? स्मोक नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे धूल हो गई और धुआं हो गया, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखवा रहा हूँ और बड़े अच्छे से आप लोगों ने समझना है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, जहाँ भी साइंस पूछी जाएगी ये चीज़ जरूर पूछी जाती है। अब अगली चीज़ लिखेंगे आप लोग लिक्विड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बाकी तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। क्या होता है जब किसको घोला जाता है? जब घोला जाता है आपका द्रव को, ठीक है। जब लिक्विड को घोला जाता है तो क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब लिक्विड को ठोस में घोला जाता है तो नाम दिया जाता है क्या? नाम दिया जाता है जेल। क्या नाम दिया जाता है? जेल नाम दिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे पनीर हो गया, आपका मक्खन हो गया, ठीक है, आपका जेली हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं आपका जेल के, ठीक है। अब जब द्रव को द्रव में घोला जाता है, जब द्रव को द्रव में घोला जाता है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पायस, और अंग्रेजी में बोलते हैं इंपल्सन। क्या बोलते हैं? इंपल्सन। और ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जैसे दूध हो गया, ठीक है, दूध किसका एग्जाम्पल है? आपका इंपल्सन का एग्जाम्पल है। आपका तेल हो गया, आपकी हेयर जो क्रीम होती है, ये भी आपका इंपल्सन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जब द्रव को गैस में मिलाया जाता है, ठीक है, तब क्या कहानी होती है? तो जब द्रव को गैस में मिलाया जाता है तो उसको बोला जाता है एरोसोल। क्या बोला जाता है? एरोसोल बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल है धुंध है, कोहरा है, ठीक है। धुंध को मिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोहरे को आपका फॉग बोलते हैं ना, फॉग चल रहा है, ठीक है। और बादल को क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखनी है इस चीज के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी जो चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई है, ठीक है, एक परीक्षा उपयोगी है सारी की सारी, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बचता है, क्या होता है जब गैस को सॉलिड में और गैस को लिक्विड में और गैस को गैस में मिलाया जाता है, तब क्या क्या चीज़ें होती, जरा देखने आप लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ और सेम सी चीज़ जैसा हमने टाइम की बचत करने के लिए वहाँ पे किया, वैसे हम यहाँ पर भी चीज़ें करते हैं। तो देखना यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे लिखोगे आप गैस, ठीक है, गैस हो गया। और ठोस को जब किस में मिलाया जाता है? गैस को जब ठोस में मिलाया जाता है तो नाम दिया जाता है आपका क्या? सॉलिड फॉर्म नाम दिया जाता है। और जब गैस को द्रव में मिलाया जाता है तो फॉर्म नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है? झाग, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम्पल सॉलिड फॉर्म के क्या हैं? जैसे प्यूमिक स्टोन, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का भी, ठीक है, प्यूमिक, एनसीईआरटी में था ये प्यूमिक स्टोन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किसका? सॉलिड फॉर्म का। उसके अलावा झाग का क्या क्या एग्जाम्पल है? झाग खुद एग्जाम्पल है। उसके अलावा फेंटी हुई जो क्रीम होती है वो किसका एग्जाम्पल है? झाग का है। क्लियर है? उसके अलावा आप लोग गैस में गैस, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोग ध्यान रखना, गैस में गैस जैसे एयर है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किस्म का? गैस में गैस का। तो पर्टिकुलर उसके लिए कोई नाम नहीं है, इसलिए मैंने लिखाया भी नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी केमिस्ट्री की क्लास। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, और जो भी दोस्त आप लोगों के जहां भी साइंस पूछी जानी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं। बाकी जय हो, मिलते हैं आप लोगों को कल की वीडियो में, और कल जो हमारी वीडियो आएगी वो फिर से बायोलॉजी की आएगी। क्लियर है? और क्योंकि फिजिक्स की वीडियो मैं आप लोगों जो मैंने पहले रिकॉर्ड की है उनको दे रहा हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है। और